नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। हम बात कर रहे हैं आज वन नेशन वन इलेक्शन की। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो मैं इसमें क्या बात करने वाला हूं कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारी लोकसभा में हमारे संविधान का लगभग 129वां संविधान संशोधन की जब हम बात करेंगे तो वो होने वाला है। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो वो उसके लिए जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन वो जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो कितना ठीक है कितना गलत है ये बात हम करेंगे। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ कि विपक्ष जो है, चाहे राहुल गांधी की बात करूँ चाहे वो अन्य पार्टियां जो हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। लगभग 15 से 17 जो पार्टी हैं, जो लोकल और जो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो इसका विरोध कर रही है। और वो विरोध करने के पीछे ये लॉजिक है कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई जो है लोकसभा में ये जो चुनाव होता है या विधानसभा में चुनाव होता है तो उन चुनाव में जो बड़ी पार्टियां हैं वो रहें और छोटी पार्टियां जो हैं वो समाप्त हो जाएं। ऐसा बहुत सारी पार्टी जो रीजनल पार्टियां हैं वो उनके ये विचार आपको देखने को मिलते हैं। मतलब एक ये वन नेशन वन इलेक्शन राहुल गांधी कहते हैं कि ये हमारे जो है मतलब हमारे चुनाव पर की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए घातक साबित हो सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। जब मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता हूं तो क्या हमारे देश में इससे पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन था, तो उसके बारे में जब आपसे कोई पूछता है तो बिल्कुल आप कहते हैं कि हाँ जी, उससे पहले हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसीजर था। लेकिन वो प्रोसीजर कब था? 1951-52 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव होता है, उससे लेकर के 1967 तक ये ऐसा रहता है। लोकसभा के चुनाव की बात करूं या सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव जो हैं वो एक साथ होते आए हैं। लेकिन 1967 में 1967 में ये जो एक मामला चल रहा था वो मामला एक तरीके से वो जो रिदम थी वो रिदम टूट गई। और उसमें जब हम बात करेंगे तो लोकसभा जो भंग हुई और राज्यों की विधानसभा के चुनाव और लोकसभा की बात करेंगे जो एक साथ होने थे वो एक हुए थे और वो चीज़ें एक साइड मतलब एक तरीके से उनको जो एक रिदम थी वो टूट गई। फिर यही बात 1971 में तो बिल्कुल ही इसको समाप्त कर दिया गया और तब से लेकर के आज तक लोकसभा का चुनाव किसी और समय होता है और राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी हमारे हरियाणा में एग्जाम्पल लगा लो आप, यदि मान लो ऐसा भी हो सकता था कि लोकसभा के चुनाव 2 महीने पहले हुए हैं, ये जो राज्य लोकसभा का चुनाव के जस्ट बराबर में ही तो विधानसभा का चुनाव साथ में कराया जा सकता था। और साथ में विधानसभा का चुनाव कराते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारा मेन हमारी जो नरेंद्र मोदी सरकार जो चाहती है, जो वर्तमान में 3.0 काम कर रही है सरकार, ये चाहती है कि हमारे जो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे टीचर्स जो हैं, अलग अलग जो एम्प्लॉई हैं वो इसमें यूज होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, अलग अलग कितने सारे जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में जब मैं बात करता हूं, जो हमारे जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हमारे लोकसभा चुनाव 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ज़्यादा पैसा हमारे यहाँ खर्च हुआ है। वहाँ जब मैं अमेरिका चुनाव की बात करता हूँ तो अमेरिका में अकेले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो उसी का चुनाव नहीं हुआ, साथ साथ में 7 चुनाव और थे। उसी के प्रोसीजर में हम बात करेंगे तो हम भी ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है कि भाई हमारे यहाँ भी लोकसभा 3 तरीके से जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। लगभग 18 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे यदि ऐसा हुआ तो। क्या कि वो चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव साथ साथ में राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो। दूसरा ये चाहते हैं कि राज्यों की विधानसभाएं नहीं, दिल्ली या पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके चुनाव भी साथ साथ में कराए जाएं। और तीसरा वो चाहते हैं कि जो हमारे नगर निगम और नगर पालिका और जो पंचायतों के चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग जो करता है जिनका, क्योंकि आपको पता होगा चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, वो हमारे जो मेन इलेक्शन कमीशन होता है जो सेंट्रल लेवल पर वो करते हैं। लेकिन जो राज्य में जो नगर निगम और पंचायतों का जो चुनाव होता है वो उसको किसके द्वारा करवाया जाता है? वो राज्य सूची का विषय माना जाता है, वो एक राज्य सूची का विषय है। तो वो जो है कौन कराता है? राज्य सरकार जो है राज्य चुनाव आयोग कराता है। लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के बिल्कुल आप पंचायत से लेकर के और ऊपर लोकसभा चुनाव तक सारा चुनाव जो है वो एक साथ हो, ठीक है। और सारे एक साथ चुनाव होंगे तो बहुत सारा खर्चा हमारा बढ़ेगा, ठीक है, बहुत सारा खर्चा हमारा बच जाएगा, ठीक है, और टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। नहीं तो आप सोच के देखो, इलेक्शन कमीशन पूरे साल भर लगा रहता है, पूरे साल भर। आज इन 2 राज्यों में है, आगे 2 महीने बाद इन 4 राज्यों में है, अगले जो है 5 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव है, ठीक है। ऐसा डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है ना। मतलब वो चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। लेकिन एक और मैं आपको बताऊं, यदि मान लो ये कहीं ना कहीं वर्तमान में जो लोकसभा में जो 17 तारीख को बिल लाया गया और वो लाया गया तो मान लो ये पारित हो भी जाए, ये लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, क्या जो है राज्यों की विधानसभाओं या राज्यों के पास भी पूछना पड़ेगा? ये जरूरी है। मतलब कोई वकील कहता है कि पूछना पड़ेगा, कोई कहता है कि नहीं पूछना पड़ेगा, ऐसी बात बन जाएगी। मतलब पूछने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है।
वो तो कोई बात नहीं, वो तो आखिर में डिसाइड कर देगा कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर देगा कि हाँ भाई राज्यों के पास भी पूछना पड़ेगा कि नहीं कि हम आपके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा दें या नहीं करा दें, ठीक है। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की बात करेंगे तो एक बिल लाए गए और अलग अलग उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये फोटो आपको दिखाई दे रही है तो गृह मंत्री के रूप में वर्तमान में है, और वो जब हम बात करेंगे तो ये जो सौंपा गया, जो एक 19,000 पेजों का एक रिपोर्ट सौंपी गई, एक कमेटी बनाई गई थी, आपको पता होगा, उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रामनाथ कोविंद को रखा गया और इन्होंने 19,000 पेज की ये रिपोर्ट जो है वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उसको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और उसमें जब वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में अच्छी खासी हो गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो ये हमने आपको बताया, जैसे 1951 से 67 के बीच में 1951 से 67 के बीच में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आम चुनाव 51-52 में एक साथ कराए गए और यह प्रथा 57 में भी 67-62 में भी 1967 में जो है 3 के बाद जो है आम चुनाव तक ये जारी रही। एक और बात है, यदि मान लो ऐसा अभी हो गया तो एक और करना पड़ेगा, कोई जो है जैसे मान लो अभी लोकसभा का चुनाव कब हुआ है, अभी हाल ही में 2024 में हुआ है, अगला चुनाव कब होगा 2029 में होगा, ठीक है, 2029 में होने वाला है। लेकिन कई जो यार ये लोकसभा का चुनाव अभी 4 महीने पहले हुआ था। फिर हमारा जो विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में जब हम बात करेंगे वो अभी रिसेंटली हुआ है, ज़्यादा समय हुआ नहीं, अक्टूबर में सरकार बनी है। लेकिन उस लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले आपको यहाँ राजस्थान में जो इलेक्शन हुआ था, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, तो कई ऐसी सरकारें हैं जो 4 साल ही चलेंगी, कोई ऐसी सरकारें चलेंगी 3 ही साल चलेंगी, कोई ऐसी है जो ऐसा भी करना पड़ सकता है कि 5 की बजाय जो है उसको 6 साल के लिए उसकी सरकार रहे, ऐसा भी करना पड़ सकता है। इसके लिए भाई संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ कराना एक जो है ये कोशिश रहेगी कि लोकसभा के चुनाव के साथ ये हो, तो ऐसा भी करना पड़ सकता है कि कहीं ऐसा, क्योंकि 2029 में होने के लिए जो चुनाव 2023 में करवाया गया किसी राज्य में तो वो 2029 में होगा, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जब हम बात करेंगे तो वो 5 की बजाय 6 साल के लिए सरकार बनी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 7 साल के लिए जो है वो सरकार बनेगी, ठीक है, तो वो लगातार 7 साल तक वो सरकार चलती रही, ठीक है, ऐसा भी उसके लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 18 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। वर्तमान में जो लोकसभा में पेश किया गया उसकी जब मैं बात करूंगा तो उसमें 129वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया था और ये लोकसभा में शुरुआत लोकसभा से हुई, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है तो चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। उसको पारित हुआ ना हुआ वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा 543 सीटें हैं, उन 543 सीटों में से जो है कम से कम 50%, जब में संविधान में संशोधन करना हो तो कम से कम नॉर्मल एक कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसमें कम से कम 50% तो मंजूरी चाहिए। अब 50% भाई बंदे यदि राजी हैं तो हम उसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, बिल्कुल जी, ऐसा होता है हमेशा। लेकिन जब मैं 129वें संविधान संशोधन की बात करता हूँ, समीक्षा के लिए 31 सांसदों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाएगा अभी हाल ही में, ठीक है, उसकी जब हम बात करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य संघीय और राज्य चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मंगलवार को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2 विधेयक पेश किए जिस पर लंबी और गर्मागर्म बहस भी हुई। मत विभाजन के बाद जो है विधेयकों ने की बाधा को आसानी से पार कर लिया और 269 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 198 ने इसका विरोध किया। आप सोच के देखो इसमें लगभग कितने बंदे चाहिए, मतलब सरकार बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए होते हैं, 272। और सरकार के पास एक बहुत बड़ा इशू है कि सरकार ने को ऐसा करना चाहिए था यार 272 तो कम से कम आए, ठीक है, कम से कम 272 बंदे। तो इसका मतलब क्या है, उसकी खुद सरकार के अंदर वाले बंदे जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों एब्सेंट रहे। कम से कम मैंने क्या बोला, संविधान में जो कोई भी आप संशोधन करना हो तो कम से कम कितना चाहिए आपको, कम से कम 50% तो चाहिए। यहाँ तो कितनी है, 269 सांसदों ने ही उसके फेवर में वोट किया है, ठीक है। ये जब हम बात करेंगे तो ये ऐसा डेफिनेटली होता है। एक और होता है कि आप जितने प्रेजेंट हैं उसका कम से कम 50% तो हो, जितने प्रेजेंट हैं कम से कम उसका 50%, मतलब हम बात करेंगे तो 198, तो मैं बात करूँ 7, 15 और 1 16, ठीक है, 2 और 3 और 1 4, कितने प्रेजेंट थे, 467 प्रेजेंट थे। मतलब जब ये विधेयक लाए गए तो प्रेजेंट होने की बात आती है तो कितने, 467। कहने का मतलब ये हुआ
और जब हम बात करेंगे तो कितना भाई, कम से कम इतना, उसके हिसाब से तो इन्होंने बाधा पार कर ली है कि भाई 200 कम से कम 50% तो उसका होना चाहिए और 50% से ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कितने 269 ने सपोर्ट करा है, चाहिए कितने 233, लेकिन कुल का भी जब हम बात करेंगे तो आपको 50% से ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए अभी हाल ही में क्या होगी, एक जेपीसी का गठन किया जाएगा जिसमें 31 सांसद उसमें होने वाले हैं। जब हम बात करेंगे तो इसमें ऐसा हुआ है। तो इसमें आमतौर पर क्या होता है, जेपीसी में क्या होता है, 31 में से 21 सांसद जो है वो लोकसभा से होते हैं और जो अन्य की जब हम बात करेंगे तो आपको जो है राज्यसभा से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेपीसी का गठन होगा। एक बार गठित होने के बाद समिति के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन के होंगे। हालांकि जरूरत पड़ने पर इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त संसदीय समिति की भूमिका क्या रहने वाली है? संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न हितधारकों, जिनमें से समिति के बाहर के सांसद और पूर्व न्यायाधीश और जो वकील उसमें हैं, जैसे संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं, इसमें व्यापक परामर्श करेंगे। पूर्व चुनाव जो आयोग के सदस्यों के भी परामर्श किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन पारित होने पर आयोग एक साथ चुनाव जो है आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये आने वाले समय में देखते हैं कि ये चीज़ें होती कि नहीं होती हैं, कि हमारे यहाँ जो है ऐसा करने की जरूरत है भी नहीं है। तो उसकी जब मैं बात करूंगा तो हमारे यहाँ दिल्ली जैसे गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार 2019 के आम चुनाव में लगभग 600 मिलियन जो है रुपए, लगभग 7.7 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुए, उससे ज़्यादा खर्च हुए, जिससे यह उस समय दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बन गया। मतलब अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई 2019 का चुनाव, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि इतना महंगा चुनाव था कि वो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, जो अभी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। 900 मिलियन योग्य मतदाताओं के साथ पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या सुरक्षा बल, चुनाव अधिकारी, ये सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कानून और न्याय विभाग में 2015 की संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले से ही आमतौर पर आम राज्य और चुनाव में 35 बिलियन रुपए खर्च करता है। ठीक है, रिपोर्ट में उल्लेखनीय किया गया कि अगर आम चुनाव कराए जाएं, नई वोटिंग और वोटर जो है वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीनें खरीदने के लिए लगभग 92.84 बिलियन रुपए की जरूरत होगी, जो मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के प्रतीक के साथ साथ कागज की एक पर्ची निकलती है, और इस मशीनों को लगभग 15 साल में बदलने की जरूरतें होगी। मतलब जब हम इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब खर्चा अच्छा खासा होता है और अलग अलग मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो इसलिए चिंता भी जताई गई है। मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा हो कि एक साथ सारे चुनाव हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल जी। तो व्हाट आर द की ऑफ चैलेंजिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द की क्या है? मतलब वही बात है, आप इम्प्लीमेंट डेफिनेटली नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई जो है विपक्षी जो पार्टियां हैं वो, या फिर हमारे संविधान में संशोधन करना इस सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा। और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनेंगे? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है कि चुनाव प्रक्रिया को जटिल बनाना? नहीं भाई, चुनाव को का खर्च कम करना, राज्यों में अधिकार सीमित करना या नए राज्यों का निर्माण करना। तो क्या है? चुनाव खर्च कम करना। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन का पहला प्रस्ताव पेश किया गया था कब? 2017 में इसे पेश किया गया था। भारत में एक साथ चुनाव की अवधारणा किस संविधान संशोधन को प्रभावित करेगी? तो वो जो 42वां संविधान संशोधन है उसको प्रभावित करने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर कौन सा चुनाव प्रभावित होगा? तो इसमें लोकसभा विधानसभा। तो इसके हिसाब से जब हम बात करें लोकसभा विधानसभा, लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि लोकसभा विधानसभा ही नहीं, साथ में पंचायती चुनाव भी साथ में होने चाहिए। ऐसा इसके लिए भी बातें उठ रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? तो आप क्या होने वाले हैं? सरकार में स्थिरता, मतदाता की सुविधा होगी, प्रशासनिक खर्च कम होगा। मतलब ये सारे काम होने वाले हैं और उपरोक्त सभी इसमें काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। यदि आपको मेरी रोज़ करंट अफेयर चाहिए तो मॉर्निंग में सुबह 7 से 8 मेरी करंट अफेयर क्लास लगाया करो। ये डिटेल में मैं आपको वहाँ पर कराता हूँ मॉर्निंग में। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़िए, जहाँ कर आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरा, यदि आप सेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 14,999 रुपये में आप स्टडी IQ PCS पे जाकर के हरियाणा PSC का बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको ये बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, चाहे वो 1-to-1 मेंटरशिप हो, इंटरव्यू गाइडेंस हो, या आंसर राइटिंग के लिए टाइम टू टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। रेगुलर स्टूडेंट फैकल्टी मीटअप्स होती हैं, 1000+ घंटे की लाइव इंग्लिश और हिंदी में क्लासेस मिलती हैं, लेक्चर नोट्स मिलते हैं बहुत लैंग्वेजेस में, और उसके बाद पर्सनल स्किल एनहेंस सेशंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको 14,999 नहीं देना है। इसके लिए आपको क्या करें, 4 ऑफर अवेलेबल में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये ऑफर आएंगे, जिसमें यहाँ पर आपको PDK लाइव, ये जब हम बात करेंगे तो PDK लाइव ये कूपन कोड यूज़ करना है, और यहाँ पर अप्लाई करते ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्या,
लगभग 2,999, फटाफट से 11,999 रुपये में बाय नाउ करिए, मतलब लगभग 12,000 रुपये प्रोसीड टू पे, और इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी अब आने वाले समय में कभी भी हरियाणा पीएससी का फॉर्म निकल सकता है। तैयार रहिएगा, जुटे रहिएगा, और अभी से आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री तो हो जाता है साथ में ही, लेकिन मेंस की तैयारी आपको शुरू में करनी चाहिए, अभी से शुरू स्टार्ट कर देना चाहिए। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अभी से कर देनी चाहिए, और उसके लिए स्टडी IQ पर आपको उससे बेहतर टीचर कहीं और नहीं मिलने वाले, तो इसलिए स्टडी IQ सबसे बेस्ट आपके लिए है। और ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली एक बार आपने ज्वाइन किया तो आपको हो सकता है कि ये अब की बार PCS हरियाणा PCS आप लास्ट बार दे रहे हो, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन हो सकता है आपका, बशर्ते कि आप उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। और हाँ, मेरे लिए सुबह सुबह 7 से 8 मेरी क्लास में जरूर जुड़ा करें। करंट अफेयर की, नेशनल, इंटरनेशनल, हरियाणा करंट अफेयर सारी लेके आता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।